Welcome back to FG Locket. I am Dipanshi Gupta, your mentor for this lecture. इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेशंस का टॉपिक नंबर 5, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसके अंदर हम 4 केसेस पढ़ने वाले हैं। ये चारों केसेस कहीं ना कहीं आपके पीएमएलए के सेक्शन 3, 4, 45 के आसपास घूमेंगे। ठीक है। 4 केसेस कौन से होने वाले हैं? रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 2 cases will be on P Chidambaram versus Union of India and the last case will be on Nikesh Tarachand। ठीक है जी। पहले केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कैलकाटा हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें जस्टिस मंजुला चिलवार एंड जस्टिस जयमिला बख्शी बैठे थे। ठीक है। फैक्ट्स क्या है इस केस के कि रोज वैली ग्रुप है जिसकी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने पब्लिक से कुछ पैसा रेस करा था। पैसा किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रेस करा था? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? अंडरस्टैंड कि पहले डिबेंचर्स क्या होते हैं। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 71 में जाओगे तो आपको डिबेंचर्स के प्रोविजंस मिलेंगे। डिबेंचर्स क्या है? बेसिकली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है जो कंपनी ने लिया है डिबेंचर होल्डर्स से। अब डिबेंचर्स जो है वो कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। कन्वर्टेबल मतलब उन्हें आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिन्हें रिडीम ही करना पड़ेगा, उन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो इक्विटी में नहीं बदले जा सकते। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिन्हें इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो एज डिबेंचर्स ही रिडीम होंगे। रिडीम होने का क्या मतलब है? कि उन्हें रीपे किया जाएगा। ऑल राइट, इंटरेस्ट बात समझ आ गई है? ठीक है। अब कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी वैसे तो मैंडेटरीली यानी कंपल्सरीली कन्वर्टेबल भी होते हैं और ऑप्शनली कन्वर्टेबल भी होते हैं। जब हम सेबी लॉस पे, सेबी एक्ट वाली हमने रेगुलेशन पढ़ी थी, उस केस में हमने देखा था कि ओएफसीडीज इशू करे थे यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। वहां पे क्या था? डिबेंचर होल्डर्स की चॉइस थी कि वो उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो रिडीम भी करवा सकते हैं बिना कन्वर्ट किए। कन्वर्ट होंगे तो किस में होंगे? इक्विटी में होंगे। यहाँ पे पब्लिक कंपनी ने कैसे इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए थे? नॉन कन्वर्टेबल। जब हम सेबी एक्ट में सहारा वाला केस पढ़ रहे थे, वहां पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे? ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल। ये चीज याद रखना बस। ठीक है। तो इस केस में कुछ पैसा रेस किया गया पब्लिक से बिना प्रॉपर फाइलिंग के। फाइलिंग किसे करनी थी? इस कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और सेबी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने थे। इन्होंने वो प्रॉपर फाइलिंग नहीं करी और इसकी वजह से वायलेशन हुआ सेबी एक्ट के सेक्शन 12A और 24 का। अब वायलेशन हुआ, सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करी। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करके क्या करा? एक नोटिस इशू करा रिस्पेक्टिव बैंक्स को कि इस कंपनी के बैंक अकाउंट्स को आप कर दीजिए फ्रीज, मतलब इस अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। अब इस नोटिस को चैलेंज किया गया। कंपनी ने चैलेंज किया, सिंगल जज ने इस नोटिस को खारिज करने से मना कर दिया कि नहीं जी, ये नोटिस एकदम ठीक है, क्यों जब तक ये जो वायलेशन है 12 और 24 का, इसकी जो डिसाइडिंग आनी है, जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, जब तक ये प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, पेंडेंसी के दौरान बिल्कुल ये नोटिस सही है। ये जो फ्रीज किए गए हैं बैंक अकाउंट्स, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्वॉश करने से मना कर दिया। और इसलिए कंपनी अपील लेकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास। और मुद्दा ये बन रहा है कि ये जो सेबी ने बैंक्स को नोटिस इशू किया है, ये जो सरकार ने बैंक्स को नोटिस इशू किया है टू फ्रीज विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एपेलेंट वाज वैलिड और नॉट। तो इसके लिए पहले कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को पढ़ते हैं कि ये समझने से पहले, ये समझने से पहले कि एक्चुअली क्या जजमेंट आया, कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को पढ़ते हैं ताकि हम बेटर इंटरप्रिटेशन कर पाए। पीएमएलए के सेक्शन 2 क्लॉज एनए पर जाओगे तो आपको इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन मिलेगा जो ये कहता है कि एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी है या फिर जो डायरेक्टर है, वो जितनी भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं उसको हम इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो डायरेक्टर के थ्रू कर रही हो, चाहे वो अपनी ऑथराइज्ड अथॉरिटी के थ्रू कर रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोसीडिंग्स को कर रही है फॉर कलेक्शन ऑफ
एविडेंस, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं पीएमएलए की तरफ। पीएमएलए में एक शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल को 3 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर कुछ पैराग्राफ्स हैं जिनमें कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं, पार्ट बी में कुछ अलग है, पार्ट सी में कुछ अलग है। पार्ट ए के पैराग्राफ नंबर 11 में सेबी रिलेटेड ऑफेंसेस की बात की गई है और सेक्शन 12 ए और 24 को उन्होंने एक शेड्यूल्ड ऑफेंस बना दिया है इस शेड्यूल में डाल के। इस शेड्यूल में वो अगर ऑफेंस लिस्ट हो गया मतलब वो एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है अंडर पीएमएलए। ठीक है, अब क्योंकि बात चल रही है सेक्शन 24 ऑफ सेबी एक्ट की, एक बारी वो भी पढ़ लेते हैं। आपका सेबी एक्ट का सेक्शन 24 का हेडर क्या है, ऑफेंसेस, जो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रवीन करता है, कॉन्ट्रवीन करने का अटेम्प्ट करता है या कॉन्ट्रवेंशन के लिए अबेट करता है, किस चीज का कॉन्ट्रवेंशन, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी सेबी एक्ट का अगर उल्लंघन किया जाता है तो वो पनिशेबल होगा विद imprisonment which may extend to 10 years or with fine which may extend to 25 crore rupees or both। यानी उस पर imprisonment भी लग सकती है, फाइन भी लग सकता है या दोनों भी लग सकते हैं, और अगर पेनल्टी नहीं दी तो एडिशनल फाइन लगेगा, एडिशनल पेनल्टी लगेगी, एडिशनल imprisonment होगी। ठीक है, अब ये बात हमें समझ आ गई। अब हम पढ़ लेते हैं एक बारी ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो यही थी कि ये जो सेक्शन 24 ऑफ सेबी एक्ट है, यहाँ पे जो सेक्शन 24 ऑफ सेबी एक्ट है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है पीएमएलए के अंदर, यानी पीएमएलए के अंदर पावर आ गई। ठीक है जी, ये शेड्यूल्ड ऑफेंस क्यों है, क्योंकि पीएमएलए के शेड्यूल में ये ऑफेंस लिस्ट कर दिया गया है स्पेसिफिकली, तो शेड्यूल्ड ऑफेंस बन गया। अब पीएमएलए जो है वो अपनी अथॉरिटीज को एम्पावर करती है कि वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। राइट, कहां से आ रही है ये पावर, सेक्शन 2 NA ऑफ पीएमएलए। तो ये जो पावर है, इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ पीएमएलए, ये नोटिस दिया गया था। तो ये जो नोटिस है, जो ये एपेलेंट कह रहा है कि मेरे राइट टू प्रॉपर्टी का हनन है, इसमें कोई स्टैट्यूटरी सैंक्शन ही नहीं है, ये नोटिस ही खारिज कर दिया जाना चाहिए, ये सब बातें बेतुकी हैं। इम्पक्ड नोटिस, यानी ये जो नोटिस की यहाँ पर बात की जा रही है, वो ना तो अनलॉफुल इन्वेजन है राइट टू प्रॉपर्टी का, ना ही ऐसा है कि इसके पास कोई स्टैट्यूटरी सैंक्शन नहीं है। स्टैट्यूटरी सैंक्शन कहाँ से आ रही है, पीएमएलए से आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एपेलेंट को एक्यूज किस लिए किया गया है, इस शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के लिए अंडर द एक्ट, और सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। तो ये जो एपेलेंट कह रहा है कि अदर शेड्यूल्ड ऑफेंस वाली बात नोटिस में लिखी ही नहीं गई, इस बेसिस पे इनवैलिड हो जाना चाहिए ये नोटिस, ये एकदम बेतुकी बात है। सिर्फ मैकेनिकल टेक्निकलिटी की अदर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को रेफर नहीं करा गया नोटिस में, इसलिए ये इनवैलिड है। ये मियर एब्सेंस ऑफ रेफरेंस कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू मेक द इम्पक्ड नोटिस इनवैलिड। ठीक है, एंड इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस पूरी तरीके से वैलिड था। नोटिस ऑपरेट करेगा कितने टाइम तक, the note, it was directed to operate for a specific period within which authorities were at liberty to initiate appropriate proceedings। अंडरस्टूड है, तो ये जो ऑपरेशन लिमिट कर दिया एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, इस एक्सटेंट तक अपील पार्टली अलाउ की गई, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अपील पार्टली अलाउड। बट अदरवाइज नोटिस की वैलिडिटी की बात करें तो दैट वाज कंप्लीटली वैलिड, वहां पर एपेलेंट के सारे कंटेंशंस को खारिज कर दिया गया और नोटिस को अपहेल्ड कर लिया गया। अंडरस्टूड है ये बात, एक बार रिवाइज कर लें क्या केस। बेसिकली इस केस में क्या हुआ है कि सेबी के प्रोविजंस को वायलेट करते हुए बिना प्रॉपर फाइलिंग के साथ कंपनी ने पब्लिक से पैसा रेज करा, सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करी और
उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। तो ये जो बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने वाला नोटिस है, ये चैलेंज किया जा रहा है इस केस में। सिंगल जज ने ये नोटिस को कोश करने से मना कर दिया, तो वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सेक्शन 24 ऑफ सेबी एक्ट इज ऑलरेडी अ शेड्यूल्ड ऑफेंस इन पीएमएलए। तो पीएमएलए के अंदर पावर तो है, तो इस पीएमएलए के पर्पस को इन्फोर्स करने के लिए, इसे स्टैट्यूटरी सैंक्शन थी इसके पास, इन्फोर्स करने के लिए इस पावर को एक्सरसाइज किया कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए आप कोई भी प्रोसीडिंग्स कर सकते हो। तो ये जो नोटिस है, ये राइट टू प्रॉपर्टी का हनन नहीं है, और इसके पास प्रॉपर सैंक्शन, स्टैट्यूटरी सैंक्शन भी है। Then mere absence of reference to other scheduled offense cannot be a valid ground to make the impugned notice invalid. ठीक है, यानी नोटिस को वैलिड ठहराया गया, बट उस नोटिस की जो ऑपरेशन है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। ये बोला गया कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में ही ऑपरेट करेगा, तब तक आपको अपनी जितनी प्रोसीडिंग्स करनी है खत्म कर लीजिए, फिर तो आपको ये बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज करने ही पड़ेंगे। यहां तक बात समझ आ गई कि नोटिस क्यों वैलिड था। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसमें बेंच बैठी थी जस्टिस आर भानुमति एंड जस्टिस ए एस बोपाना। ये 5 सितंबर 2019 का केस है, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें भी पी चिदम्बरम वर्सेस ईडी ही है, सुप्रीम कोर्ट ही है, बस वो 2 जज बेंच की जगह 3 जज बेंच है, और 5 सितंबर की जगह 4 दिसंबर का डेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो जजमेंट है वो एंटिसिपेटरी बेल पे है, जो नेक्स्ट जजमेंट होगा वो रेगुलर बेल पे होगा। लेकिन फैक्ट्स दोनों केस के सेम ही है, क्योंकि सेम ही पर्सन के, सेम ही केस के रिगार्डिंग सेम ही एलिगेशंस थे। तो पहले एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करा, नहीं मिली, फिर बेल के लिए अप्लाई करा, तो वो आगे वाले जजमेंट में देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए फैक्ट्स ध्यान से समझना, क्योंकि जो फैक्ट्स यहाँ पे समझोगे वही फैक्ट्स अगले केस में भी काम आने वाले हैं। तो इस केस में क्या हुआ था कि FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इस बोर्ड को क्लियरेंस देनी होती है कंपनीज को जब वो ओवरसीज फंड्स रेज कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक कंपनी आई जिसने FIPB से अप्रूवल मांगा। किस चीज का अप्रूवल मांगा कि हमें जी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू कुछ इक्विटी कन्वर्टेबल नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, अब ये जो कन्वर्टेबल नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इसका मतलब क्या है कि पहले तो ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल है मतलब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल है। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब ये समझो कि प्रेफरेंशियल शेयर्स पे, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेसिकली, उस पे हर साल डिविडेंड देना पड़ता है। लेकिन अगर किसी साल कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट्स ना हो और वो डिविडेंड ना दे, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते, तो इस साल अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल जब प्रॉफिट्स होंगे तो आप अगले साल का तो डिविडेंड दोगे, इस साल का भी डिविडेंड साथ में दोगे। दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, मतलब इस साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो नहीं मिल गया जी, आपको नहीं मिलेगा इसका, अगले साल जब प्रॉफिट्स होंगे आपको डिविडेंड दे देंगे, सिर्फ उस साल का, पहले का नहीं देंगे। अंडरस्टूड। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब, कन्वर्टेबल का मतलब, रिडीमेबल मतलब बाय डिफॉल्ट इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड ही नहीं है, रिडीम ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ कन्वर्टेबल नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इनको इशू करने थे, कुछ इक्विटी शेयर्स इशू करने थे, जिसके लिए इन्हें, और कैसे करने थे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू करने थे। क्यों करने थे, इन्हें बिजनेस करना था टेलीविजन चैनल्स का, ब्रॉडकास्टिंग का। ठीक है, तो ये प्रपोजल जो था वो फेवरेबली कंसिडर किया गया बाय द एपेलेंट। एपेलेंट यहाँ पर कौन है, पी चिदम्बरम जी। तो इनके ऊपर एलिगेशन ये लगा कि इन्होंने सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट, सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी यानी चीटिंग, देन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कुछ प्रोविजंस, इन सब के तहत एक एफआईआर रजिस्टर करी सीबीआई ने, और एलिगेशंस ये लगाए कि इन्होंने एफआईपीबी
की जो क्लियरेंस देनी होती है उसमें एक कंपनी को फेवरेबली कंसिडर करा है, यानी करप्शन करा है। फेवरेबली कंसिडर करने के लिए, एहसान करने के लिए कुछ तो पैसा लिया होगा ना। तो ये जो फेवरेबल कंसिडरेशन थी, इसको कहा गया कि भाई ये गलत था। ये एलिज किया जा रहा है, ठीक है। सीबीआई ने बेसिकली इस बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर करी, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक केस फाइल करा। क्यों फाइल करा? फॉर एलिजिडली कमिटिंग द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ पीएमएलए। अब इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के भी चार्जेस लगा दिए। सेक्शन 3 में क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन। सेक्शन 4 में है मनी लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट। तो सीबीआई ने तो एफआईआर रजिस्टर करी थी इन प्रोविजंस के तहत। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक पीएमएलए का केस भी ठोक दिया इनके ऊपर। अब ये क्या हुआ है, ये डर गए पी चिदम्बरम जी। तो पी चिदम्बरम जी ने जाके हाई कोर्ट के पास अरदास लगाई कि मेरे को तो आप एंटिसिपेटरी बेल दे दो, ठीक है। हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कर दी डिसमिस, कहते ये तो एक क्लासिक केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, इसमें आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती। तो ये जनाब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दी कि आपको 3 से 7 साल की सजा हो सकती है पीएमएलए के ऑफेंस के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए। और साथ में अगर आप क्रिमिनल कोड सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेकंड शेड्यूल में जाओगे, तो जिन पे 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान होता है उनको हम कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। तो जब आप इन दोनों सेक्शंस को साथ में पढ़ते हो, इन दोनों प्रोविजंस को साथ में पढ़ते हो, सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए जो ये कहता है कि 3 से 7 साल की हो सकती है with this punishment, और सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल ये कहता है कि ऐसे ऑफेंसेस को हम कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल बोलते हैं। तो यानी पीएमएलए और कोड के प्रोविजंस को अगर हम साथ में पढ़ें, तो ये जो सेक्शन 4 का ऑफेंस है, ये जो पीएमएलए के ऑफेंसेस हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होंगे। अब आगे आ जाते हैं बाकी चार्जेस के ऊपर। आईपीसी का सेक्शन 420, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 8, दोनों में 7 साल तक की सजा हो सकती है। और ये शेड्यूल के पार्ट ए में लिखे गए हैं, ठीक है, शेड्यूल के पार्ट ए में लिखे गए हैं। और ये सेक्शन नंबर 45 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जो ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान रखता है अंडर पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, दैट विल बी एन ऑफेंस अंडर पीएमएल। तो इसलिए जो एपेलेंट का कंटेंशन है कि ये जो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन है ये अपने आप में मेंटेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, डेफिनेटली एफआईआर रजिस्टर हो सकती थी। एपेलेंट कैसे कह रहा है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती थी? अब यहाँ पे बात की जा रही है सेक्शन 45 की। एक काम करते हैं, हम सेक्शन 45 भी पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये है आपका सेक्शन नंबर 45, जो ये कहता है कि पीएमएलए के ऑफेंसेस जो है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होंगे। और जो मतलब जो बेसिकली जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल हैं, उन केसेस में आपको बेल नहीं मिल सकती, आपको बॉन्ड पे रिलीज नहीं किया जा सकता, जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसको अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए इस एप्लीकेशन को अपोज करने की। और साथ में इस ऑपोजिशन के बाद कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये जो ग्राउंड्स हैं फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस एंड ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल, कि वो कोई ऑफेंस नहीं करने वाला बेल पे, वो ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है, इन दैट केस ओनली बेल कैन बी ग्रांटेड। अदरवाइज जो भी पीएमएलए के अंडर के ऑफेंस के लिए अक्यूज है उसको बेल पे रिलीज नहीं किया जा सकता, उसको बॉन्ड पे रिलीज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ये सेक्शन 45 की मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो चैलेंज हुई है निकेश ताराचंद में, हम वापस आएंगे इस केस पे। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको सेक्शन 45 का जिस्ट दे दिया जो यहाँ पे हमारा यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली बेल नहीं ग्रांट की जा सकती। तो ये जो एपेलेंट का कंटेंशन है वो नॉन मेंटेनेबल हो गया। अब इसके बाद जो अक्यूज्ड है वो ये कह रहा था
कि मेरे अगेंस्ट जो मटेरियल कलेक्ट किए गए ना, पी चिदम्बरम जी ये कह रहे थे कि ये जो ईडी ने, ये जो प्रोसिक्यूशन ने मेरे अगेंस्ट मटेरियल्स कलेक्ट किए हैं, उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, राइट। और इसमें मेरे से तो कोई सवाल जवाब किए ही नहीं गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या बोला, अगर अक्यूज्ड को कन्फ्रंट किया जाए कि ये देखो हमने तुम्हारे खिलाफ ये मटेरियल कलेक्ट करा है, तो वो जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने का पर्पस है वो अंडरमाइन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उससे जाकर पूछा जाएगा, उससे क्वेश्चनिंग की जाएगी अक्यूज से विद रिस्पेक्ट टू एवरी कलेक्टेड मटेरियल, तो वो उस एविडेंस को टैम्पर कर सकता है, उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन के इंटरमीडिएरी स्टेजेस पर ही कोर्ट को मिनी ट्रायल्स करने पड़ जाएंगे, जो डेफिनेटली पीएमएलए का इंटेंट नहीं रहा है, लेजिस्लेटिव इंटेंट नहीं रहा है। इन शॉर्ट ये क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के पर्पस के लिए जब कोई मटेरियल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो हम जाके अक्यूज से हर कलेक्टेड मटेरियल पर पहले जांच पड़ताल क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने वो करी तो ये जो कलेक्टेड मटेरियल्स हैं जो अक्यूज्ड का गुनाह प्रूव कर सकते हैं, हो सकता है वो इस एविडेंस को टैम्पर करे, डिस्ट्रॉय करे और विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करे। और हम ये मिनी ट्रायल जो है इन्वेस्टिगेशन के इंटरमीडिएट स्टेज पे एडिशनली हम ये मिनी ट्रायल करने के बाध्य नहीं है। कोर्ट इज इट वुड रिक्वायर द कोर्ट टू कंडक्ट मिनी ट्रायल्स, और ये डेफिनेटली पीएमएलए का लेजिस्लेटिव इंटेंट नहीं है। तो अगर इस स्टेज पे हमने एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी, तो वो एक्यूज्ड को इंटेरोगेट करने का पूरा तो वो बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पूरा पर्पस ही फ्रस्ट्रेट कर देगा। एट द एंड ये क्या कहा गया कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में अगर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की गई तो वो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, इसलिए दिस इज नॉट अ फिट केस टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है। सेक्शन 438 जहां पर एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजंस दिए गए हैं सीआरपीसी में, वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में इन्वोक करना होता है, जहां पर ऐसा लगे कि केस जो है वो फ्रिवलेस और ग्राउंडलेस बेसिस पर एलेज किया गया है, मतलब जो बेबुनियाद एकदम केस बना दिया गया है। इस केस में एलिगेशंस जो है वो लगाई गई है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लॉन्डर करने की, मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस हैं, दे आर वेरी सीरियस एलिगेशंस, फ्रिवलेस नहीं है, ग्राउंडलेस नहीं है, इसलिए स्टेज पे हम एपेलेंट को एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे सकते, क्योंकि वो हैम्पर करेगा इन्वेस्टिगेशन को। अंडरस्टूड है ये बात, बेसिकली एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिली उन्हें। अब आ जाते हैं दूसरे केस पे। ये 4 दिसंबर 2019 का केस है। 3 जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एस बोपाना, जस्टिस ऋषिकेश रॉय। आर भानुमति जी और एस बोपाना जी पिछले केस में भी थे, अब भी है। अब इस केस में एपेलेंट ने अरेस्ट के बाद एक रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाई सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी में। ठीक है। अब देखते हैं, हाई कोर्ट ने इस बेल की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। क्या कह के कि एलिगेशंस बड़े सीरियस नेचर के हैं, एपेलेंट ने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया है इस केस में, तो इस केस में बेसिकली हम एप्लीकेशन अलाउ नहीं कर सकते, उन्होंने बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। अब पी चिदम्बरम जी वापस से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम के हित में फैसला दिया और क्या बोला कि पहली बात तो कि ये जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो क्या करा है, उसने सील्ड कवर को खोला, उसके कंटेंट्स को देखा, और क्योंकि हम बहुत ज्यादा बाध्य नहीं है सील्ड कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का काम है, जो कंटेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इन सील्ड कवर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, वो बेसिकली उन एलिगेशंस के रिगार्डिंग है, को अक्यूज्ड के एलिगेशंस के रिगार्डिंग है, और ये काम, ये चीजें जो है वो प्रूव होनी थी ट्रायल में। ट्रायल में प्रूव होने से पहले ही हाई कोर्ट ने इन मटेरियल्स पर जो रिलायंस दिखाई है, इन मटेरियल्स को रिलाई करते हुए जो ये बेल की एप्लीकेशन डिसमिस करी है ना, ये हाई कोर्ट का रिलायंस एकदम गलत था।
यहाँ पे एपलेंट यानी पी चिदम्बरम जी ऑलरेडी 45 दिन के ऊपर से ज्यादा कस्टडी बिता चुके हैं, कस्टडी में रह चुके हैं 45 दिनों से ज्यादा, और इंटेरोगेशन भी हो चुका है। उसके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई एविडेंस ही नहीं है, उसके इन्वॉल्वमेंट का कोई एविडेंस नहीं है। जो सील्ड कवर था इसमें भी को एक्यूज के एलिगेशंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स थे, और वो भी अभी ट्रायल में प्रूफ नहीं हुए। तो जब वो 45 दिन की कस्टडी में रह चुका है, इंटेरोगेशन हो चुका है, उसके इन्वॉल्वमेंट का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है आपको, वो एलिगेशंस अभी तक ट्रायल में प्रूफ तक नहीं हुए हैं, तो कैसे आप उनकी बेल को डिनाई कर सकते हैं? इसके बाद कुछ एडिशनल बातें नोट करी। पी चिदम्बरम जी की एज और हेल्थ कंडीशन सीरियस हो चुकी है, राइट? बेसिकली ही वाज 74 इयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम। उन्होंने he suffered from two bouts of illness during incarceration. He was put on antibiotics और उन्हें स्टेरॉइड्स लेने के लिए भी एडवाइस किया गया था, और वो भी स्टेरॉइड्स ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ऐसे केसेस में एक्यूज्ड की अवेलेबिलिटी तो जेपार्डाइज होने ही नहीं वाली है इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्यों नहीं होने वाली है? एक ट्रिपल टेस्ट होता है कि क्या वो भागने वाला है भारत से? नहीं। जिस तरीके की उनकी एज है, जिस तरीके की उनकी सीरियस हेल्थ कंडीशंस है, वो फ्लाइट रिस्क पे तो नहीं है, वो भागने नहीं वाले। वो इस हालत में एविडेंस को टैंपर भी नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस को विटनेस भी नहीं कर सकते। जब ये तीनों ही चीजें चिदम्बरम जी के फेवर में जा रही हैं, ट्रिपल टेस्ट क्लियर हो रहा है, ट्रिपल टेस्ट उन्होंने पास कर लिया है, देयर इज नो फ्लाइट रिस्क, देयर इज ही इज अनलाइकली टू टैम्पर विद द एविडेंस एंड ही इज अनलाइकली टू इन्फ्लुएंस द विटनेस, देन इन दैट केस द बेल शुड हैव बीन अलाउड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट किया और बोला that this decision does not reflect any opinion on the case merits। ये सिर्फ बेल पर रिस्ट्रिक्टेड था जजमेंट। सारे के सारे कंटेंशन ट्रायल पर प्रूव होंगे, दे आर ओपन फॉर ट्रायल। हम मेरिट्स पे कुछ नहीं बोल रहे, हमने सिर्फ बेल एप्लीकेशन अलाउ किया। क्या डिफरेंस है दोनों केसेस में? जो सितंबर 2019 का केस था उसमें एंटिसिपेटरी बेल के लिए मना कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो जो बेसिकली एलिगेशंस थे वो एक कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के थे, जिसमें बेल जो है वो अलाउ नहीं की जाती है। ठीक है। और जो मटेरियल्स कलेक्ट किए गए थे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी द्वारा, अगर उसके बारे में क्वेश्चनिंग कर ली जाती उन्हें प्रेजेंट करने से पहले, तो रिस्क था एविडेंस के टैंपर होने का, डिस्ट्रॉय होने का, विटनेस के इन्फ्लुएंस होने का। और अगर हम हर बार जाके एपेलेंट के पास जाएंगे, हम बेसिकली अक्यूज्ड के पास जाएंगे कि देखो हम तुम्हारे खिलाफ हमें ये सबूत मिला है, तो एक और उससे क्वेश्चनिंग करेंगे, उसका रिप्लाई मांगेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही, इन्वेस्टिगेशन के इंटरमीडिएट स्टेजेस पर ही कोर्ट एक मिनी ट्रायल का काम कर रहा होगा, which is likely not the legislative intent under PMLA। और इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे बड़े ऑफेंसेस में एंटिसिपेटरी बेल देने की वजह से इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकती है। लेकिन जब 45 दिन की कस्टडी में, अब मैं दूसरे केस पर आ गई हूँ, जब 45 दिन की कस्टडी में ये कुछ प्रूव नहीं हुआ है, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है उसका भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, हाईकोर्ट ने जिन मटेरियल पर रिलायंस दिखाई है वो मटेरियल अभी तक ट्रायल में प्रूव ही नहीं हुए हैं, तो कैसे आप इनके बेसिस पे बेल डिनाई कर सकते हो? दैट टू व्हेन दैट ही हैज क्लियर्ड द ट्रिपल टेस्ट। तो इन्होंने बेल ग्रांट कर दी, लेकिन मेरिट्स पे कुछ नहीं बोला, मेरिट्स ट्रायल पे ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा। अंडरस्टूड है दोनों केसेस। आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी केस की तरफ, निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चिदम्बरम वाले जजमेंट से ये जजमेंट पहले ही आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का, 2017 का जजमेंट है, जिसमें पीएमएलए के सेक्शन 45 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। सेक्शन 45 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या करता है वो एक ट्विन कंडीशन लगाता है बेल के लिए, कि पहले तो आप अपॉर्चुनिटी दोगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो इस बेल एप्लीकेशन को अपोज कर सके, और उस ऑपोजिशन के बाद कोर्ट जो है वो अगर सेटिस्फाइड है कि अक्यूज्ड ने ऐसे ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है, एंड ही डिड नॉट कमिट एंड दैट ही विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल, तो उस केस में ही आप जो है वो बेल जो है ग्रांट कर सकते हो।
तो इशू क्या बना कि सेक्शन 45 क्या आर्बिट्रेरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अपेलेंट की फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है या नहीं है। 45 का प्रोविजन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन पर क्या ऑब्जर्व करा, ये जो सेक्शन 45 के अंदर बेल ग्रांट करने के लिए कंडीशंस दी गई हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड है ऐसे सर्कमस्टांसेस से जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस से रिलेटेड है ही नहीं, रादर ये उन ऑफेंसेस से रिलेटेड है जो स्केड्यूल में लिस्ट की गई है, यानी जिन्हें हम स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस या प्रेडिकेट ऑफेंसेस के नाम से भी जानते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने उन्हें अरेस्ट करा मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है, और आप उन्हें बेल दोगे उस बेसिस पे ऐसी का सर्कमस्टांसेस और कंडीशन से रिलेटिंग में जो स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस से रिलेट करती हैं रादर देन मनी लॉन्ड्रिंग। ये बहुत गलत नहीं है कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है एक ऑफेंस के लिए, मुझे बेल दी जा रही है ये देखकर कि मैंने किसी और ऑफेंस का कोई और ऑफेंस कमिट करा है या नहीं। भाई जिस ऑफेंस के लिए मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हो उसी ऑफेंस के बुनियाद पर तो आप मुझे बेल भी ग्रांट करोगे। हाउ कैन इट बी डिफरेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, ये जो ट्विन कंडीशंस है सेक्शन 45 के अंदर जो सेटिस्फाई होनी है, ये टर्म यूज करती है सच ऑफेंस। कहाँ है ये वर्ड सच ऑफेंस, ये देखो बेयर एक्ट में ये सच ऑफेंस जो ये टर्म है, इसको इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये बात कर रहा है आपके प्रेडिकेट ऑफेंसेस या फिर वो ऑफेंसेस जो स्केड्यूल के पार्ट ए में लिखे गए हैं, दैट मींस स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस। Thus, in an application for bail where offense of money laundering was involved, if Section 45 was to be applied, court must be satisfied that there were reasonable grounds for believing that he was not guilty of offense. He was not guilty of offense under Part A of Schedule, which was not an offense of money laundering, but a completely different offense. राइट अगर सेक्शन 45 अप्लाई करा बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए, तो अरेस्ट तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए किया गया है, लेकिन कोर्ट को बेल ग्रांट करने से पहले सेटिस्फाई क्या करना पड़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस से फर्क नहीं पड़ता जी, स्केड्यूल के पार्ट ए के ऑफेंस यानी स्केड्यूल्ड ऑफेंस के लिए वो गिल्टी है या नहीं ये बताओ हमको। ये सैटिस्फैक्शन जो है अपने आप में एक आर्बिट्रेरी सैटिस्फैक्शन है। It has no nexus whatsoever with a bail application which concerned itself with the offense of money laundering. यानी बेल जो है वो एकदम जर्मेन ग्राउंड्स पे दी जा रही है, यानी ग्राउंड्स जर्मेन टू स्केड्यूल ऑफ प्रेडिकेट ऑफेंस, यानी जो किसी और ऑफेंस से रिलेट करते हैं जबकि उसे प्रोसिक्यूट मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए किया जा रहा है। तो एक पर्सन चाहे ये प्रूफ कर भी दे कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है, तब भी उसे बेल डिनाई की जा सकती है। और कितना बड़ा रिगर है ये आप समझो कि हो सकता है वो स्केड्यूल्ड ऑफेंस या प्रेडिकेट ऑफेंस के लिए गिल्टी हो लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए गिल्टी ना हो, और वो अगर ये प्रूफ कर भी दे कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है लेकिन वो अगर स्केड्यूल्ड ऑफेंस के लिए गिल्टी है तो भी उसे बेल ग्रांट नहीं होगी। कितना बड़ा रिगर है ये, खुद सोचो। तो ये जो कंडीशन सेक्शन 45 में दी गई है बेल की, वो ऑर्डिनरी बेल जो सीआरपीसी में कंडीशंस दी गई हैं उससे काफी ज्यादा स्ट्रिक्टर है और इनोसेंस की प्रिजम्पशन को अंडरमाइन करती है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या होता है, अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अंडरस्टूड। चलो सेक्शन 45 क्योंकि बहुत ड्रास्टिकली आर्टिकल 21 की फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी को अंडरमाइन करता है, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आपको सेक्शन 45 जैसा प्रोविजन अप्लाई करना है तो कोई कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, कोई ऐसा सीरियस क्राइम, कोई ऐसे हीनियस नेचर का सीरियस क्राइम जिसे टैकल करने के लिए स्टेट को इस तरीके का प्रोविजन लाना पड़े। अगर ऐसा कोई कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट नहीं है तो इस केस में जैसे सेक्शन 45 के केस में ऐसा कोई कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट नहीं है, इट सर्टेनली वायलेट्स आर्टिकल 21। अच्छा अब इस सेक्शन में, अभी तक इस सेक्शन में हम सेक्शन 45 बोल रहे हैं बट एक्चुअली इट इज सेक्शन 45 सबसेक्शन 1
that was declared to be unconstitutional and it violates Article 14 and Article 21 of the Constitution. और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे केसेस को मेरिट पे डिसाइड करने के लिए रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट्स में कि आप ये सेक्शन 45 की ट्विन कंडीशंस बेल की लगाए बिना इन केसेस को मेरिट्स पे एज सून एज पॉसिबल एट द अर्लीस्ट डिसाइड करो। राइट, तो इस केस से हमने ये तो सीखा है कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर एक और बात सीखी कि भले ही पीएमपीएमएलए में ये देखो ये स्केड्यूल में कितने भी ऑफेंसेस इन्होंने लिस्ट कर दिए हों, ये सारे स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, ये सारे प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं, ये अपने आप में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ये बेसिकली स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस जो है ये बेसिस बनाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का। अंडरस्टूड है यहां तक? चलो, आई होप द लेक्चर वॉज प्रिटी क्रिस्टल क्लियर टू यू एंड I wish you all the best for your exams. Do well, do excel. Thank you.